हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग मौर्य वंश को शुरू कर रहे हैं। मौर्य वंश को हम लोग 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। मौर्य वंश मगध की गद्दी पर स्थापित होने वाला अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस वंश ने मगध के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि मौर्य वंश के शासकों ने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जो आगे चलकर मुगल और ब्रिटिश भी इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सके। मौर्य वंश के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शासक हुए। एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा इनके पुत्र बिंदुसार और तीसरा बिंदुसार के पुत्र अशोक। तो मौर्य वंश को शुरू करने से पहले हम लोग इसके स्रोत के बारे में जानते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई है। तो अगर स्रोत की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत 2 स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कुछ ग्रंथ हैं, जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, पुराण, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ठीक है, तो इन सभी ग्रंथों को हम लोग साहित्यिक स्रोत के वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना की, या फिर हम कह सकते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक छत्र सम्राट बने, तब कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महामंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति एवं शासन के सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस ग्रंथ में हमें राजनीति शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है एवं राजा के शासन के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस पुस्तक से। ठीक है, अर्थशास्त्र में राज्य के साप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है, और वह साप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वह है राजा, अमात्य, अमात्य का मतलब अधिकारी होता है, फिर है जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो ये क्रम भी इसी तरह से है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां अंग कौन सा है, तो उसका आंसर होगा मित्र। अगर आपसे यह पूछा जाए कि राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार पहला अंग कौन सा है, तो उसका आंसर होगा राजा। तो इसी तरह से ये क्रम आपको इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। जिस तरह से अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, उसी तरह से प्रिंस के रचयिता मैकियावेली है। तो अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विरोधियों के विरुद्ध कौटिल्य ने जो चाल चले थे, तो उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिका की। तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा यह रचित पुस्तक है। मेगास्थनीज
जो एक यूनानी राजदूत थे और जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था, और इसके बारे में हम लोग आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो इंडिका में किसकी चर्चा की गई है? तो मौर्यों के विस्तृत नगर प्रशासन के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, यानी विस्तार रूप से मौर्य के नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ मौर्यकालीन समाज के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, और उस समय के अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, और डिटेल से हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। अब पुराण, उसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ पुराण में भी मौर्य वंश के बारे में हमें पता चलता है। उसी तरह से बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और दिव्यावतान से भी पता चलता है, और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र और परिशिष्ट परवंश से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या है? अशोक के अभिलेख, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख जिसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहलाता है। ठीक है, फिर क्या है? विभिन्न वस्तुओं के अवशेष, जिसके अंतर्गत जैसे कि हम लोग देखेंगे सिक्के, बर्तन, ये सभी चीज़ों को। तो इसकी चर्चा हम लोग जो है बाद में करेंगे, जब हम लोग मौर्य प्रशासन और मौर्य कला को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत के अनुसार ही मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह मयूर है। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चला? तो ये हमें पुरातात्विक स्रोत से पता चला है कि मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो वह मयूर था, जिसे लौरिया नंदन के स्तंभ पर और सांची के स्तूप पर चित्रित किया गया है। ठीक है, और यह लौरिया नंदन का स्तंभ कहाँ पर है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में यह स्तंभ स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किए थे मौर्य वंश पर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मगध की गद्दी पर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बचपन में चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे, और यह खेल खेलते समय तक्षशिला के निवासी चाणक्य की इन पर नज़र पड़ी। तो उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला ले गए, और वहाँ पर इन्हें राजनीतिक शिक्षा दी गई। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य हैं। ठीक है, तो राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके नंद वंश को समाप्त किया, और मौर्य वंश को 322 ईसा पूर्व में स्थापित किया मगध की गद्दी पर। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके जाति के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के बारे में बहुत ही मतभेद है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथ में इनके अलग अलग जाति के बारे में बताया गया है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ब्राह्मण ग्रंथ पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति के थे। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल, और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को चरवाहा या फिर मोर पालक का पुत्र कहा गया है। ठीक है, लेकिन
बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नेपाल की तराई से सटे, मतलब नेपाल, यहाँ पर नेपाल है, तो नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में, यहाँ पर गोरखपुर पड़ता है जो नेपाल की तराई से सटता है, तो नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य उसी मौर्य कुल के क्षत्रिय हैं, और सर्वमान मत भी यही मानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति, यही बताया जाता है कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो जिस तरह से जाति में इनके बारे में मतभेद है, तो उसी तरह से इनके नामकरण की अगर बात किया जाए तो इन्हें विभिन्न विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यूनानी लेखक जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा है, यानी सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया है। ठीक है, एरियन एवं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है, जबकि स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस नाम से संबोधित किया है। लेकिन ये लोग जो हैं अपने किताब में जो ये सब नाम लिखे, तो लेकिन इन नामों का सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान, यानी यह जो सेंड्रोकोटस नाम जो है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से जो संबोधित किया है, तो सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो यह सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। क्योंकि यह साहित्य में तो लिख दिया गया है, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है। और इस बात का पता किसने लगाया? तो वह सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इस बात का पता लगाया कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की, तो उसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख, यानी इन दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई थी, तो इन बातों का उल्लेख कौन किए हैं? तो इन बातों का उल्लेख यूनानी लेखक जस्टिन ने किया है। ठीक है, कि सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान के बीच में भेंट हुआ था, तो इन बातों का उल्लेख यूनानी लेखक जस्टिन ने किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। इनके साम्राज्य की सीमा ईरान की सीमा से मिलती थी। यहाँ जो ईरान देख रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा ईरान की सीमा से मिलती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही समस्त भारत का राजनीतिक रूप से सर्वप्रथम एकीकरण किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इतने बड़े साम्राज्य का, यानी इतने बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण करने के वजह से इन्हें भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा गया है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा गया है, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। इस वजह से इन्हें भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा गया है। अभी हम लोग देखेंगे, मैप से देखेंगे कि इसके विशाल साम्राज्य जो है वह कहाँ से कहाँ तक थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य
अपने प्रारंभिक अभियान के दौरान व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि यह क्षेत्र जो है यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत, यूनानी साम्राज्य के अधीन हो चुका था। ठीक है, जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था तब व्यास नदी तक का जो क्षेत्र था वह यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रारंभिक अभियान के दौरान इन्होंने व्यास नदी से, यानी इधर का जो क्षेत्र था व्यास नदी से इधर का, तो व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के क्षेत्र को, यानी सिंधु नदी का पूर्वी भाग, तो व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन अभी पूरा पश्चिमोत्तर भारत जो है इसके साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ था। तो इन्होंने ही, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पश्चिमोत्तर भारत को भी यूनानियों के सत्ता से मुक्त कराया, और इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता क्यों कहा गया है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों की सत्ता से मुक्त कराया था, और इन्हीं कारणों से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है। तो अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि कैसे इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों की सत्ता से मुक्त कराया। ठीक है, तो बात हम लोग करते हैं सबसे पहले सिकंदर महान से, कि जब सिकंदर महान जो कि एक यूनानी शासक थे, यूनान के रहने वाले थे, तो जब अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया, तब व्यास नदी तक का क्षेत्र जो था वह अपने यूनानी साम्राज्य में शामिल कर लिया, इस क्षेत्र को जीतकर, क्योंकि व्यास नदी तक के क्षेत्र को सिकंदर ने जीत लिया था आक्रमण करके, और जीतने के बाद उसने इस क्षेत्र को भी अपने यूनानी साम्राज्य में मिला लिया था। तो जब व्यास नदी से ही जब सिकंदर को लौटना पड़ा वापस यूनान, तब लौटने के बाद यूनानी साम्राज्य का जो पूर्वी भाग जो यह था, उसने अफगानिस्तान और सिंध प्रांत में सेल्यूकस निकेटर को इस दोनों जगह का, यानी अफगानिस्तान और सिंध प्रांत का प्रशासक नियुक्त किया। तो सिकंदर के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में अपने आक्रमणकारी सेना को लेकर भारत पर आक्रमण किया, और इसी आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो यह युद्ध सेल्यूकस निकेटर से युद्ध कब हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। तो क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई, तब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि हुआ। उस संधि शर्त के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने पूर्वी अफगानिस्तान कहने का मतलब कि काबुल का क्षेत्र, कांधार का क्षेत्र, ठीक है, यह पूर्वी अफगानिस्तान का हिस्सा था, यानी काबुल और कांधार। तो काबुल कांधार का क्षेत्र, उसके बाद बलूचिस्तान का क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है, और सिंधु नदी के पश्चिमी वाला भाग यह चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया संधि शर्त के अनुसार। ठीक है, तो कौन कौन सा हिस्सा दिया? पूर्वी अफगानिस्तान जिसके अंतर्गत काबुल और कांधार पड़ता था, फिर पाकिस्तान का हिस्सा जो कि सिंधु नदी के पश्चिम वाला पार्ट था बलूचिस्तान, और जो भी सिंधु नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था, यानी ये क्षेत्र जो है इन्होंने
चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। इसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या फिर हम कह सकते हैं कि कार्नेलिया का विवाह, अपनी पुत्री हेलेना या फिर कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने अपने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा, जो पाटलिपुत्र में रहते थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिका की रचना की। तो क्या हुआ कि बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिया। तो इसी युद्ध के वजह से, इसी संधि के वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा ईरान के सीमा से सट गई, क्योंकि बलूचिस्तान का जैसे ही क्षेत्र चंद्रगुप्त को मिला तो क्या हुआ, इसके साम्राज्य की सीमा ईरान की सीमा से सट गया था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का सीमा ईरान के सीमा से सटा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम भारत पर भी विजय प्राप्त किया था। पश्चिम भारत कहने का मतलब गुजरात और महाराष्ट्र पर भी इसने विजय प्राप्त किया था। तो यह कैसे हमें पता चलता है, तो इस बात की जानकारी हमें इस तरह से पता चलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ कराया था, तो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में। तो सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, तो गुजरात राज्य में यह जो जगह पड़ता है यह सौराष्ट्र, ठीक है, यानी यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र। तो गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार क्षेत्र में, यानी गुजरात के सौराष्ट्र के गिरनार क्षेत्र में जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, तो इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर इसके प्रांतीय राज्यपाल, जिनका नाम था पुष्यगुप्त, तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र के गिरनार में कराया था। सौराष्ट्र के गिरनार में कराया था। ठीक है, और इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, या फिर कभी कभी गिरनार अभिलेख भी लिख दिया जाता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख बोलिए या फिर रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी साक्ष्य के आधार पर हम कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक है, इसने सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत अर्थात दक्कन की भी विजय प्राप्त की थी, यानी दक्षिण भारत की भी विजय, या फिर हम कह सकते हैं कि दक्कन की भी विजय इन्होंने प्राप्त की थी। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इस बात की जानकारी हमें जैन एवं तमिल साक्ष्य से प्राप्त होती है। ठीक है, कि इन्होंने दक्षिण भारत अर्थात दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के समय तक इनका साम्राज्य जो था वह हिंदू कुश पर्वत से लेकर, यह हिंदू कुश पर्वत जो कि इस जगह पर पड़ता है, यानी उत्तरी पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान के हिस्से में हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। तो इनके चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय तक इनके साम्राज्य का जो विस्तार था वह पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था, और उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से लेकर, यानी उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझ लिए कि यानी इनके मृत्यु तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। तो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था, और उत्तर में हिमालय की श्रृंखला से लेकर दक्षिण में कर्नाटक के मैसूर तक था।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया था। इस वजह से इन्हें भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों की सत्ता से मुक्त कराया, इस वजह से इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने इतने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, और वह 4 प्रांत का नाम क्या क्या था? तो पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, दूसरा अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैन थी। तीसरा उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी, जो पाकिस्तान, वर्तमान के अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो तीसरा क्या था, कौन सा प्रांत? तो उत्तरापथ प्रांत जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। चौथा दक्षिणापथ प्रांत जिसकी राजधानी स्वर्णनगर, जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो चौथा प्रांत दक्षिणापथ प्रांत था। ठीक है, तो इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। तो इस तरह से हम लोग मैप से इनके विशाल साम्राज्य को समझे। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, और इनके धार्मिक गुरु कौन थे? भद्रबाहु। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौटिल्य थे, उसी तरह से इनके धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे। ठीक है, इन्होंने अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार के लिए गद्दी को त्याग कर दिया और अपने धार्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी पर कायाक्लेश करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। जिस जगह पर इनकी मृत्यु हुई है उस जगह का नाम चंद्रगुप्त बस्ती रखा गया है, और जिस पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हुई उस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पहाड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिए, इनके साम्राज्य को देख लिए। अब बात करते हैं इनके पुत्र बिंदुसार की, जो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया मौर्य वंश या फिर मगध की गद्दी पर। तो बिंदुसार के बारे में अगर कहा जाए तो यह योग्य पिता का योग्य पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार को भी विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकोडिज नाम से संबोधित करते थे, जिसका संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धड़ा था। क्या था? दुर्धड़ा। अब बात करते हैं हम लोग कि राजतरंगिणी के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो राजतरंगिणी के अनुसार यह कहा गया है कि बिंदुसार ने इस तक्षशिला के विद्रोह को, तक्षशिला कहाँ है? तो यहाँ मैप में देखिए कहाँ है तक्षशिला, तो यहाँ पड़ता है। तो इसी तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। ठीक है, लेकिन इसके सफल नहीं होने के वजह से फिर बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, जिसमें अशोक सफल भी हुए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक, ठीक है, सीरिया के शासक जिनका नाम था एंटीयोकस, तो सीरिया के शासक एंटीयोकस ने अपना राजदूत डायमेकस या फिर कहीं कहीं डिमेकस भी लिखा जाता है, तो दोनों वर्ड को ध्यान में रखिए कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटीयोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था, राजदूत बनाकर भेजा था, जो पाटलिपुत्र में रहता था। ठीक है, तो डायमेकस को
मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो इस वजह से मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना गया है? तो डायमेकस को माना गया है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी, और वह 3 वस्तु कौन कौन से थे? तो एक था मीठी मदिरा, दूसरा था सूखी अंजीर, और तीसरा था एक दार्शनिक। तो एंटीयोकस ने दार्शनिक को छोड़कर मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को बिंदुसार के दरबार में भेजवा दिया, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजवा सका। क्यों? क्योंकि सीरिया की कानून जो थी वह दार्शनिक को भेजने का वह अलाउ नहीं करता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक जिनका नाम था फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय, तो प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने अपने राजदूत डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। अब बात करते हैं हम लोग कि बिंदुसार यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय जिसका अर्थ होता है भाग्यवादी, और जिसके प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल। तो आजीवक संप्रदाय जैन धर्म से ही अलग हुआ था। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिंदुसार से। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।